मेरे प्यारे फार्मेसी के साथीदारों, वेलकम टू किलर फार्मा। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर के क्वेश्चन देखे थे। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से वो देखे हुए हैं। आज हम देखने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक आते हैं, एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, हम वो देखें। उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो देखते हैं कौन से टॉपिक्स आते हैं। द कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसमें से 4 क्वेश्चन आए थे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 क्वेश्चन आए थे। सॉल्यूशंस चैप्टर के 13 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आए थे। केमिकल काइनेटिक के 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी यहाँ पे ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हम इसमें ही करने वाले हैं सॉल्यूशंस में। तो हम बताएंगे कि कुल मिलाकर सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये दोनों मिलाकर कुछ 13 क्वेश्चन होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में से 9 क्वेश्चन आए थे। आयोनिक इक्विलिब्रियम से 4 क्वेश्चंस थे। ये हमारे टॉपिक्स है। आप देखो तो कोई भी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से भी आए हुए तो है ही, पर जो आए हैं वो इंपॉर्टेंट तो हो गए ही, तो उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने का हम ट्राई करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन। असिस्टेंट कमिश्नर का एक क्वेश्चन है। एसी का मतलब होगा असिस्टेंट कमिश्नर, जेसी का मतलब होगा ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीआई का मतलब होगा सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर, इस तरह से होगा। ये चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज मैक्सिमम इन आइस, वाटर, स्टीम, सेम इन आइस, वाटर एंड स्टीम। देखो, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मींस कि ये 2 एटम हैं, उस दोनों के बीच में किसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आपको मैं बता दूं, सिंपली आप देखोगे ना तो गैस में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर जाके सॉलिड में होता है। तो देख लीजिए इसमें से कौन, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा गैस है। तीनों में एक साथ तो नहीं हो सकता, तो देख लो। तो इसमें हम बता सकते हैं कि स्टीम में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। कम वाला भी क्वेश्चन हो सके। ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंज टू द मेटल्स आर फिजिकल चेंज एक्सेप्ट। देखो, केमिकल चेंज किसको बोलते हैं? केमिकल चेंज हम इसको बोल, दो तरह के चेंज होते हैं, इधर एक फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। जो फिजिकल नहीं होगा, ज्यादातर केमिस्ट्री में वो केमिकल चेंज होगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन की बात आती है उसको हम केमिकल चेंज बताएंगे। देखो, बैंडिंग है, अब हमारे पास कोई पाइप है, उसको बैंड करते हैं तो इसमें उसका टेक्सचर चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आती। मेल्टिंग है, देखो बच्चों, कंपाउंड जब मेल्ट होता है तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। पानी का फॉर्मूला H2O इसमें भी होता है, वाटर में भी होता है और वेपर में भी वही होता है। रस्टिंग ये है कि कोरोजन, Fe का Fe+2+2 इलेक्ट्रॉन वाली जो बात आएगी ना, ये यहां से चल के आती है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। पॉलिशिंग, हम जो कलर करते हैं वो, तो मैं बता दूं एक्सेप्ट है यहां पे। तो किस में केमिकल चेंज होते हैं? तो रस्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द मोल फ्रैक्शंस ऑफ C2H5OH इन अ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 46 ग्राम ऑफ मेथनॉल। देखो, हमारे पास एक ये हमारा बीकर है, इसमें मिक्सचर है। मिक्सचर में हमारे पास इथेनॉल और मिथेनॉल है। मिथेनॉल कुछ सॉल्यूशन कंटेनिंग 46 ग्राम इथेनॉल, ये 46 ग्राम है हमारा इथेनॉल, और ये हमारा कुछ 64 ग्राम मिथेनॉल है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि यहां पे मोल फ्रैक्शंस का मीनिंग होता है, मोल फ्रैक्शंस किसके ढूंढने हैं? द मोल फ्रैक्शंस ऑफ अ इथेनॉल
मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू मोल ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ इथेनॉल प्लस मोल ऑफ मिथेनॉल, टोटल मोल। ठीक है, तो चलते हैं कि पहले हम एक मिथेनॉल का स्ट्रक्चर दे लेते हैं। तो इसमें कितना इसका मोलिकुलर वेट आता है, तो ये 12, 16, 4, 6, 10, 32 आता है। तो देख लीजिए, अब आपको तो वो पता ही होगा कि उसके मोल हो जाएंगे 2, उसके मोल हो जाएंगे ये 3, उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 46। इथेनॉल का 46 मोलिकुलर वेट है और इसका 32। तो इथेनॉल का मोल 1 हो गया और इथेनॉल का 1, मिथेनॉल का 2, तो टोटल मोल फ्रैक्शंस कितना आ जाएंगे 1/3। देखो, फ्रैक्शंस का मतलब ही होता है, हम ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है, इसमें 5 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, गर्ल्स। तो लड़के के फ्रैक्शंस कितने हुए, बॉयज के फ्रैक्शंस कितने हो गए, 5/6 नहीं होगा, 5/11 होगा, क्योंकि ये टोटल लेना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया आएगा। चलते हैं तो फिर आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द मैटर। देखो, ये फंडामेंटल डायमेंशंस की बात आई है। फंडामेंटल डायमेंशन में हमारे पास 7 यूनिट है। इसमें आप यहां पे तो वो नहीं है, पर आप याद रखिए कि वॉल्यूम इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। वॉल्यूम ये फंडामेंटल यूनिट में उसका फंडामेंटल यूनिट मीटर क्यूब रखते हैं और वो हमारा ऐसा यूनिट मीटर क्यूब रखते हैं, वो फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता। ज्यादातर ये क्वेश्चन ज्यादा होता है। मैं बताऊं आपको, टेबल से पता हो जाएगा। देखो, ये 7 में कौन है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड एटॉमिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये नहीं है, देख लीजिए। उसको मैं थोड़ा बहुत इस तरह भी याद रखाता हूं कि एन लिमिट याद रख दीजिए। एल स्टैंड फॉर लेंथ, एम स्टैंड फॉर मास, टी स्टैंड फॉर टाइम। ठीक है, फिर से रिटर्न चलिए। टी फॉर टेम्परेचर, आई फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इसको मैं थोड़ा बहुत IV बोल देता हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड दिस इज अमाउंट ऑफ मास। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, पर याद ये रखना जरूरी है कि इसमें वॉल्यूम आता नहीं है। ठीक है, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होते हैं। ये भी थोड़ा बहुत आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से हुआ तो इसमें आ जाएगा। पर बहुत ज्यादातर ये क्वेश्चन होगा कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, तो सब लीटर लिख के आएंगे, पर वो मीटर क्यूब होगा। चलो, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, ज्यादातर ये मटेरियल्स दिए हैं, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेल नोन है, वो 1.33 है। एक थोड़ी बहुत ग्लास की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको देखना चाहिए। और ये थोड़ा बहुत डेटास मैंने दिए हुए हैं, आप डायमंड की भी थोड़ी बहुत याद रख सकते हो, पर ये ज्यादातर वाटर और ग्लास की ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें 1.33 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम हैविंग वेलोसिटी 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो ये एक हमारा मीडियम है, यहां से कोई लाइट आती है तो नॉर्मली वो यहां से चलनी चाहिए, बट वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होकर चलती है इस तरह से। तो ये जो एंगल आया, तो इस तरह से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढनी है। तो ये जो था उसका वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी जो होता है वो, उसका हम रेशियो ले लेंगे, उसका और उसका रेशियो ले लेंगे। देख लीजिए, तो ये बताया है कि टू फाइंड दिस एन और अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में जो वेलोसिटी होती है इतनी होती है। ये एयर में से ही आ गया आएगा, तो ये ले लेते हैं। और सोच लीजिए कि पानी फिल किया हुआ है, उस मीडियम को हम कंसीडर करते हैं और उसकी वेलोसिटी दी हुई है 1.2 तो वो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारा कुछ करीबन 2 आंसर आ जाएगा। ये जॉइंट कमिश्नर में था क्वेश्चन। अ प्लांट सेल श्रिंक व्हेन द सॉल्यूशन इज इट इज कैप्ट। ये नया चैप्टर है सॉल्यूशन, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, प्लांट सेल श्रिंक हो जाता है, तो यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं। एक ऑस्मोसिस की बात कर लूं मैं,
ऑस्मोसिस का मतलब हमको पता होना चाहिए, फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस की ओर सॉल्वेंट का फ्लो होगा। देखो यहां सॉल्यूट की बात है ही नहीं, उसका मतलब यह हुआ कि पानी का फ्लो होता है। ज्यादातर हमारे मगज में ऐसा चलता है कि फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस टू द डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, पर ये यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि ये कब आएगा जब सॉल्यूट की बात आएगी। ये सॉल्यूट नहीं है बच्चों। अब बात करते हैं कि ये जो प्लांट सेल है और हमारे घर पे जो पिकल बनाते हैं ना, तो वो इसमें हम रखेंगे और यहाँ पे ये थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन पिकल बना के वक्त उसमें शुगर सॉल्यूशन डालते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे पानी होगा, वाटर होगा, वाटर, तो ये वाटर निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर आया, क्यों बाहर आया कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको हम क्या बताएंगे, देख लो यहाँ पे बहुत अच्छा बताया हुआ है, तो उसको हम हाइपरटोनिक बताने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, जिसमें पानी अंदर चलता है पानी बाहर निकलता है, वो सेम होता है। हाइपरटोनिक किसको बोलते हैं, जो मैंने बताया कि बाहर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। अगर सोच लो कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ये डाइल्यूट हो गया बाहर वाला, तो ये अंदर चला जाएगा। आप जब मूंग रखते हो पानी में, तो वो कैसे फूल के बाहर आते हैं, तो वो हाइपोटोनिक होता है। बाहर का सॉल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेशन, उसको हाइपो बोलते हैं, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उसको हाइपर बोलते हैं। ठीक है, फिर ये बात आती है आइसोटोनिक की। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम जो NaCl का सॉल्यूशन होता है वो आइसोटोनिक होता है हमारे रेड ब्लड सेल के साथ। Osmotic pressure of the substance is a colligative property, additive property, constructive property of none of the above। देखो एक colligative property ये बहुत ही important topics है। Colligative properties of the property which is depend on a number of particle। Colligative property किसके पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, इसमें 4 प्रॉपर्टी होती है। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये देख लीजिए, ये 4 बात हो गई, ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और प्रेशर ज्यादातर पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करते हैं। देखो PV इज इक्वल टू nRT देख लीजिए, तो गैस की बात है, इसमें ये सब कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे ही डिपेंड करते हैं। तो मैं बता दूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ये 4 है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो अब बात आएगी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, तो इसका एक इक्वेशन होता है P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन से। ऐसी एक बात चल के आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शंस कम हो गए ज्यादा हो गए, वो डिपेंड करते हैं। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, ये बात आती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, ये आती है सॉल्वेंट, ये भी हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं तो इसका इक्वेशन ऐसा ही होगा, 1P सॉल्यूशंस माइनस P सॉल्वेंट इज इक्वल टू X सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट चेंज हो गए तो सॉल्वेंट की भी चेंज हो जाएगी। तो आप देखो कि इसमें किसके पर डिपेंड होता है, सॉल्वेंट की मोलारिटी, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शंस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगी, क्योंकि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये दोनों यहाँ पे सॉल्यूट इक्वेशंस में आता है, पर फ्रैक्शंस एक का चेंज होगा तो दूसरा का हो ही जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑल ऑफ देम। देखो एक हमारा ऐसा भी इक्वेशन है, PM इज इक्वल टू DRT, वो PV इज इक्वल टू nRT से ही आया हुआ है।
ये क्या बताता है कि आप ये सब कांस्टेंट रखोगे टेम्परेचर, तो प्रेशर पे डिपेंड करेगी उसकी डेंसिटी। अब आप चल के जाते हो एट अ हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होके आता है भाई, डिक्रीज प्रेशर, डिक्रीज डेंसिटी ऑफ एयर। डेंसिटी कम होगी तो मास बाय वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, वो भी कम होगा। तो अब करना क्या होगा, आपको ज्यादा वॉल्यूम लेना होगा मास के लिए। तो हम बता देते हैं कि इसमें भी लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होके आता है, इसीलिए हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। चलते हैं ना नेक्स्ट। Which of the following system will be formed by the mixture of ice and water? देख लीजिए, ये क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम और हिट्रोजीनियस सिस्टम। ये जो सिस्टम की बात है वो थर्मोडायनेमिक्स की सिस्टम है। क्लोज सिस्टम इसको बोलते हैं कि जिसमें से मास और हीट की बात चलती है। देखो, मास और ओपन की बात कर लो, मास और हीट दोनों एक्सचेंज होते हैं ना, उसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है, मास एक्सचेंज नहीं होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में ये दोनों में से एक भी एक्सचेंज नहीं होगा। देख लो, ओपन सिस्टम मींस हम जो चाय पीते हैं ना सॉसर में लेके, तो उसमें हीट भी एक्सचेंज होती है, मास भी एक्सचेंज होता है। अब हम वो गर्म पानी और चाय सिंपल किटल में डाल देते हैं, तो वो आफ्टर सम टाइम वो ठंडा होके आता है, तो ये हीट चेंज होगा। अभी हमारे पास थर्मोस आए हुए हैं, तो उसमें हीट भी चेंज नहीं होगा और मास भी चेंज नहीं होगा। पर ये कोई थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, मिक्सचर की बात आती है तो ये हिट्रोजीनियस सिस्टम। अभी हिट्रोजीनियस सिस्टम क्या है, जब आप पानी में मिल्क डालोगे तो मिल्क उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो आपको दिखेगा नहीं कि ये मिल्क है और ये पानी है, ये होमोजीनियस हो गया। पर आप जब पानी में पत्थर डालोगे, पानी में आइस डालोगे, तो आइस दिखेगा, जो दिखता है उसकी वो वहां पे दो लेयर बनते हैं, तो उसको बोलेंगे हिट्रोजीनियस सिस्टम। चलते हैं आगे फिर। The number of moles of solute dissolved in a liter of solutions is called molarity, well-known equations है। But number of moles of solute dissolved in, यहां पे अगर ऐसा आता है, यहां पे ऐसा आता है dissolved in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो वो आके चलेगा मोलारिटी। और यहां पे ऐसा आता है कि इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशंस, तो ये आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी थोड़ी बहुत मोलारिटी और नॉर्मालिटी की। फिर चलते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम डेंसिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मालिटी और मोलारिटी। देखो, इसका इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू CST। पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, C स्टैंड फॉर कॉन्सेंट्रेशन, S हमारा एक वो कांस्टेंट बोलते हैं, और टेम्परेचर। देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन बात कहां से आई भी, कॉन्सेंट्रेशन मींस मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर नॉर्मालिटी की बात नहीं होगी, सिंपली वी विल टेक दिस मोलारिटी, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज, देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहां पे आता है, आपको मैं बता दूं कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शंस। आप देखोगे ना, प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू KH। देखो, सिस्टम का प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा, ग्रेटर फॉर द गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की, ये यहां से देखो, ये सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो KH कम हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ द हेनरी लॉ कांस्टेंट इज ग्रेटर फॉर द गैसेस विद हाई सॉल्युबिलिटी, नहीं गलत है, ग्रेटर फॉर द गैसेस विद लो सॉल्युबिलिटी। अगर ये कम हो जाएगी ना तो ये ज्यादा होके आएगा, तो हम बता देते हैं कि ये यस, ग्रेटर फॉर द गैसेस विद अ लोअर सॉल्युबिलिटी। फिर विच लॉ गवर्न्स द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स इन द सॉल्यूशंस। देखो, सॉल्यूशंस के चैप्टर में जो लॉ आता है ना, वो राउल्ट्स लॉ कहते हैं। वो आइडियल गैसेस
पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन की जो बात चलती है वो यहां से चलती है। अब मैं बता दूं कि ये जो 2, 4, 3 लॉ है वो किसके मुताबिक है। तो अमेल्गम लॉ किसके लिए है, तो मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस के लिए है, अमेगेट्स। बॉयल्स लॉ सब लोग जानते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर होता है। वांट हॉफ जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए होता है। तो राउल्ट्स लॉ किसके लिए हो गया अभी, वो सॉल्यूशंस के लिए होता है। जो मैंने बताया था ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स के लिए P सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशंस डिवाइडेड बाय P सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। ये बात चलती है इसमें। चलो तो फिर आगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट हैव द सेम। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे आता है। अब आप देख लीजिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से हमारा क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी, क्योंकि प्रेशर सेम होगा तो कंसंट्रेशन सेम होगा, कंसंट्रेशन सेम होगा तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेम होगा तो अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। तो ये हो गया हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फिर से आया है यही इक्वेशन हमारा, P इज इक्वल टू KH अपन P, सॉरी मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय KH। देख लीजिए, इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। देखो यहां टेम्परेचर की बात है, इंक्रीज टेम्परेचर तो ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट गैस के लिए होता है। किसके लिए, गैस के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि पानी को आप गर्म करोगे ना तो इसमें से गैसेस पार्टिकल निकल जाएंगे, तो दैट डिक्रीज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शंस कम हो जाएंगे किसके, गैस के, तो ये वैल्यू कम होगी बच्चों, ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, आप पानी को गर्म करते हो, सपोज आप सोच लीजिए कि आपने सोडा की बोतल ली हुई है, सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व किया हुआ है, पर आप जब इसको हीट करोगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के चल जाएंगे। तो ये क्या बात हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन तो कम हुआ, तो फिर KH क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। For desalinations of water, the material used for making the semi-permeable membrane is, देखो डिसलाइनेशंस ऑफ वाटर के लिए पार्चमेंट पेपर मेम्ब्रेन, सेलुलोज एसीटेट, सेल मेम्ब्रेन और पोटेशियम नाइट्रेट। ये बात फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते, ऑस्मोसिस पे आके चलती है। तो ऑस्मोसिस में हमें किसको अलाउ करना है, सेल मेम्ब्रेन। हमारे डिसलाइनेशंस के लिए हम इतना बड़ा यूज नहीं कर सकते, तो ज्यादातर ये लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में भी यूज होते हैं। ये क्या होता है, जिलेटिनस फिल्म, और ये फेरोसाइनाइड भी हो सकता है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। पर यहाँ पे जो दिए हुए हैं इसमें से सेल्यूलोज एसीटेट ज्यादातर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए हम यूज करते हैं, डिसलाइनेशंस ऑफ वाटर के लिए। वो क्या करता है, सिर्फ एंड सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करता है, सॉल्यूट को नहीं। सिस्टम दैट फॉर्म्स द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉम। चलो एक चीज मैं बता दूं कि इंक्रीज वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा ना तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब मैं बता दूं पॉजिटिव डेविएशन किसको बोलते हैं और नेगेटिव डेविएशन किसको बोलते हैं। जब इंडिविजुअल, सपोज कि हम इथेनॉल का वेपर प्रेशर और एसीटोन का वेपर प्रेशर जो होता है, उससे अगर उसको मिक्स करते हैं और वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिक्स करते हैं और उससे उसका वेपर प्रेशर कम होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। अभी देखो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर कम होगा। अभी वेपर प्रेशर के लिए इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस है, तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस मैंने ऑर्गेनिक के लेक्चर में भी बताए थे। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फर्स्ट उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर होता है आयन डाइपोल, फिर होता है डाइपोल डाइपोल, फिर होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एंड द लास्ट वन इज द लंडन फोर्स। ये मैंने सीक्वेंस में ही लिखे हुए हैं जिस तरह उसकी स्ट्रेंथ होती है। ये स्ट्रेंथ भी आपको याद रखनी चाहिए।
अब हमें वेपर प्रेशर कम करना है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करना होगा भाई? इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ाना होगा। तो देखो ये तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये लास्ट वाला फोर्स आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता। कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन में क्या आएगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा। और इसमें आप देखोगे ना तो डाइपोल डाइपोल होके आता है, इसमें वो बढ़ता है। तो इसमें हम बता दें कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म में वेपर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है, वेपर प्रेशर कम होता है, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो हम बता दें कि ये हमारा कुछ हो गया कि मैक्सिमम एजियोट्रॉप। अब मैं दूसरी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं ना, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो इस पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? ज्यादातर मैक्सिमम एजियोट्रॉप में हम बता दें कि जहां हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं मैक्सिमम एजियोट्रॉप। ये होगा मिनिमम एजियोट्रॉप, ये होगा मैक्सिमम एजियोट्रॉप। ठीक है, तो आप इतना याद रख दीजिए, जहां एसिड आते हैं ना तो वहां पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के चांसेस ज्यादा है। और ये क्लासिकल एग्जांपल है, आपको कुछ ना याद रहे तो ठीक है, ये याद रख लीजिए। उसका प्रपोर्शन कुछ 68% नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, 32% हमारा वाटर होना चाहिए, ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। What is the direction of the flow of electron in electrolytic cell? Anode to cathode externally, anode to cathode internally, cathode to anode externally. देखो ज्यादातर मैं तो इतना ही याद रखता हूं, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। जिसको वो भी नहीं पता चले वो याद रखे, ये वोवेल्स है और ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस द इलेक्ट्रॉन, और उसका मतलब होता है कि गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यहां से ही शुरुआत होगी देने की एक्सटर्नली। तो ये एनोड से कैथोड होता है, जिसको याद नहीं रहता उसको मैं बताता हूं कि अल्फाबेटिकली आप अरेंज कर दीजिए और लिख दीजिए, द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज फ्रॉम ए टू सी, एक्सटर्नली ही होता है, इस तरह का देख लीजिए। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, कन्वेंशनली अंडरस्टैंडिंग करना भी जरूरी है। और ये भी याद रखिए कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन मूव होता है ना, जिस तरह इलेक्ट्रॉन मूव होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। करंट इस तरह होगा, कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन हो गए तो एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन हो गए, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो कैथोड टू एनोड करंट का फ्लो होगा। ठीक है, Which of the following is not employed as an electrolyte in the salt bridge used to connect the two half cells of the electrolytic electrochemical cell? देखो आपने वोल्टिक सेल देखा है, हमने डेनियल सेल देखा है। डेनियल सेल में क्या होता है कि कॉपर एंड जिंक होता है, जिंक एनोड पे होता है और कॉपर ज्यादातर जिंक कैथोड पे होता है। ठीक है, और उसके बीच में आप देख लोगे ना, ऐसा शायद इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड एक्सटर्नल सर्किट में होता है और यहाँ पे हम कुछ ब्रिज डालते हैं, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो इसमें बात किसकी है भाई? सॉल्ट की। देखो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, क्या ये सॉल्ट है? Which of the following is not employed? It's a very simple। इसमें H2SO4 नहीं यूज होता, पर वो तीन एग्जाम्पल याद रखना, वो ही होते हैं ज्यादातर। अमोनियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट एंड KCl। ठीक है, चलो आगे। Which of the following is a secondary cell? Lagrange cell, lead storage battery, concentration cell और all of the above। देखो ज्यादातर मैं बता दूं कि प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, जो एक बार यूज होता है फिर उसको फेंक दो। सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं, जो एक बार यूज होता है और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं रिचार्ज करके।
जैसे ये सेल है ना, उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं, और उसके पीछे ये सब स्टोरेज लिख के आता है, देख लीजिए। ठीक है, डैनियल और लैक्लान सेल जो ज्यादातर हमारे टॉर्च में यूज होता है, वो फिर से यूज नहीं हो सकता। तो ये हमारा हो गया, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो ये स्टोरेज वाली जो बात आएगी ना, वो सब सेकेंडरी सेल होगी। एस स्टैंड फॉर सेकेंडरी। चलो तो फिर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, देखो ये तो बात इन्फ्लुएंस करेंगे ही, कौन नहीं करता ऐसा बताया। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्यों इन्फ्लुएंस करेंगे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड होते हैं, कोई बार कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं, उसको ये पार्ट नहीं लेते केमिकल रिएक्शन में, उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हम बताएंगे कि वो पार्ट करते हैं, तो वो उसका नेचर डिपेंड करता है। फिर टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, टेम्परेचर पे आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन पे तो होगा ही होगा। तो बात किसके पे आएगी, आप जितनी भी साइज ले लो, वो फिक्स कॉन्सेंट्रेशन होता है कि एक डिस्टेंस होता है कि 1 सेंटीमीटर में जितने इलेक्ट्रोड्स का वो पार्ट होता है, उसमें ही उसका इन्फ्लुएंस आता है। अपॉन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन कैथोड फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, देखो फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड में इसकी ज्यादातर NaCl, तो वो क्या होगा कि Na+ का रिडक्शन होके हमें क्या मिलेगा, Na, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, सोडियम। तो फ्यूज्ड NaCl होगा ना, तब हमें जाके सोडियम मिलेगा। अगर आप सोच लीजिए कि डाइल्यूटेड NaCl है, तो उस केस में हमें Na नहीं मिलेगा, उस केस में हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। वो आप थोड़ा मोल्टन NaCl, फ्यूज्ड NaCl और डाइल्यूटेड NaCl ऐसा तीनों का देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से हमें पता चलेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल। तो इसमें आप देखोगे ना, तो ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये भी सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो तो मैंने बता दिया कि भी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, और वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। आप कितना कौन सा केमिकल डालते हो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, आप कितने ग्राम डालते हो उसके पर भी डिपेंडेंट नहीं है, बट आप कितने पार्टिकल डालते हो उसके पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब बात आती है काइनेटिक्स की। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, देखो ये 4 इक्वेशंस है हमारे, देख लीजिए, ये हाफ ऑर्डर के रिएक्शंस हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ए हाफ इज इक्वल टू A0 1 माइनस n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम डबल कर देते हैं, और ये जीरो ऑर्डर है। आप यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो T हाफ इज इनवर्स के प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। उसका मतलब ये हुआ कि देख लीजिए, जीरो ऑर्डर में आप ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे, A0 आएगा। अगर आप ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो क्या हाफ लाइफ पीरियड नहीं बढ़ेगा, बढ़ ही जाएगा, इतना ही डबल हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो आप फर्स्ट ऑर्डर होगी तो कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, और ये जीरो ऑर्डर होगी तो ये देख लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिलो है, आप डबल करोगे तो ये आधा हो गया आएगा। फिर द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज k, देन द टाइम t रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, देखो फर्स्ट ये देख लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, तो आप देख लीजिए t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log A0 अपन 80। A0 हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ये लोगों ने 99% दिया हुआ है, तो हम वो ले लेते हैं कि भाई 100%। सो 2.303 डिवाइडेड बाय k
लॉग A0 आएगा 10:2। अब AT क्या है, तो AT रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन बचता है वो, अगर 99% रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है तो 1% बाकी रहा, ठीक है। सो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log 10:2 into 2, ठीक है। अब T इज इक्वल टू 606 डिवाइडेड बाय K। तो ये कहां से है आंसर, ये रहा हमारा। तो चलो फिर आगे, द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, देखो आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो काइनेटिक का कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि यहां से ऐसे एक डायग्राम आता है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्टिवेशन एनर्जी उसको बोलते हैं। ये जो एनर्जी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये जो आता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जब ये रेट बढ़ाना है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शंस लीड टू चेंज इन, आप बढ़ाओगे। आप देख लीजिए कि एक कमरे में 200 आदमी है और यही कमरे में आप ज्यादा आदमी रख देते हो तो क्या होगा, कोलिजन बढ़ जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि देयर इज एन इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्री एक्सपांशन। अब देख लीजिए, फ्री एक्सपांशन मींस P external is 0। अब W इज इक्वल टू P external इंटू डेल्टा V होता है, तो वर्क क्या हो गया भाई, 0। और उस वक्त फ्री एक्सपांशन के वक्त हमें वर्क भी 0 होता है और हीट भी 0 होती है, क्योंकि डेल्टा U हमारा 0 होता है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो ये W 0 हो गया और ये हीट भी एक्सचेंज होने वाली नहीं है। ट्रू एक्सपांशन इज अबाउट द फ्री एक्सपांशन। इस फ्री एक्सपांशन में कोई वर्क भी नहीं होता, कोई हीट भी नहीं आती, तो हीट ट्रांसफर इज 0, वर्क डन बाय 0। Which of the following is not the property of the system? Pressure, temperature, heat and density. प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, देखो सिस्टम की जो प्रॉपर्टी हो ना थर्मोडायनेमिक्स में, मैं आपको याद रखा दूं, सुहाग प्राइवेट, ऐसे याद रख दीजिए। ऐसे तो सुहाग तो प्राइवेट ही होता है, पर आप लिख दीजिए ये एस है ना, वो एंट्रोपी है, ये यू इंटरनल एनर्जी है, एच एंथैल्पी है, जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, पी प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होता है। ये भी एक हमारा है थर्मोडायनेमिक्स का, वो भी हमारा यही है, मींस कि ये इसमें ही यूज होता है, बट राइट नाउ आई एम फॉरगेट दैट। तो ये हमारे सिस्टम के वो होते हैं, और जो सिस्टम के नहीं होते वो कौन होते हैं, और ये होते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि यहां से ये आंसर आता है, और सिस्टम के नहीं होते वो Q एंड W, हीट एंड वर्क होते हैं। ज्यादातर वो लोगों ने डेंसिटी बताया हुआ है, पर डेंसिटी इसमें आता है, पर ज्यादातर इसका क्वेश्चन होता है, तो ये और डेंसिटी वो सब होते हैं। तो आप देख लीजिए Q एंड W, ये दिस आर नॉट अ सिस्टम, इट्स अ पाथ फंक्शंस। उसकी थोड़ी डिटेल में बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम है, तो चलते हैं फिर आगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द रिलेशंस बिटवीन, ये देखो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है Q प्लस W। तो Q क्या है भाई, हमारा हीट है, ये हमारा वर्क है, और ये हमारी सिस्टम की प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या दिखाता है, तो यही सिखाता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी से जुड़ा हुआ है, और जीरोथ लॉ ये बताता है कि सपोज ये सिस्टम ए बी के साथ इक्विलिब्रियम है और ए सी के साथ इक्विलिब्रियम है, तो हम बता सकते हैं कि बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। ये जीरो जैसा हो जाता है, देखो सर्कुलर। एंट्रोपी चेंज डिपेंड ऑन डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस क्यू
बाय डेल्टा टी और टी। तो ये क्या हो गया भाई, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक स्टेट और चेंज ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आप ज्यादातर देखोगे तो इस इक्वेशन में क्या बताता है, ये थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ है। तो हीट ट्रांसफर लिख दीजिए हम। चलते हैं तो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द टोटल हीट ऑफ द सब्सटेंस। टोटल हीट देखो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, पर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डब्ल्यू ये है। तो ये भी इसमें आता है। तो ये हमारा एंथैल्पी होके आता है। तो देख लीजिए, एंथैल्पी हमें बताएगा कि टोटल हीट ऑफ द सब्सटेंस की बताया है, ठीक है। तो वो यहां से ही हम बता सकते हैं टोटल हीट। Carnot cycle has maximal efficiency for reversible engine, new engine, petrol engine, diesel engine। देखो, कार्नट साइकिल का इटसेल्फ नेम ही इंडिकेट करता है कि वो रिवर्सेबल ही होता है। सो अगर वो रिवर्सेबल नहीं होगा तो वो कार्नट साइकिल नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास दो तरह की सिस्टम होती है, एक रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल। ज्यादातर आप देखोगे ना तो एफिशिएंसी रिवर्सेबल में ही ज्यादा आती है, पर ऐसी सिस्टम होती नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यहां पे हम देख ले कि कार्नट साइकिल मैक्सिमम रिवर्सेबल फॉर्म में। चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ सबसिस्टम इज अ हीट सप्लाइड एट, देखो डेल्टा यू होगा ना, तो ये इंटरनल एनर्जी, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई करते हैं उसको डेल्टा यू बोलते हैं, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई करते हैं उसको डेल्टा एच बोलते हैं। तो चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वहां पे इंटरनल एनर्जी डाल दो तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। What happened to the internal energy in an isothermal process? देखो, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो डेल्टा एच, डेल्टा यू, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो डेल्टा यू में भी चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी में भी, डेल्टा एच में भी चेंज नहीं होगा। हम बता सकते हैं कि वो रिमेन अ कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि चेंज डेल्टा एच चेंज होना, डेल्टा यू चेंज होना, इसके लिए टेम्परेचर का चेंज होना ज्यादा जरूरी है। कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन, देखो कार्नोट साइकिल बहुत बड़ी चीज है, पर मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पे 2 बार एडियाबेटिक कंडीशन आनी चाहिए और 2 बार आइसोथर्मल प्रोसेस आनी चाहिए, ठीक है। उस वक्त हम बता सकते हैं कि जब साइकिल की एफिशिएंसी कब ज्यादातर होगी, तो फाइनल टेम्परेचर आपका 0 केल्विन होना चाहिए, 0 केल्विन होना चाहिए, तब वो होती है। वो इक्वेशंस के मुताबिक वर्क कर सकते हैं, पर ये हम यहाँ पे तो यह थोड़ा बहुत याद रखते हैं। ये कार्नोट एफिशिएंसी का इक्वेशन है। टी एच होता है वो आइसोथर्मल पे टेम्परेचर, टी सी होता है वो आइसोथर्मल पे कंप्रेशन। ये एक्सपांशन होता है और ये कंप्रेशन होता है। देखो, आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है तो क्या करना होगा, आपका एक्सपांशन वाला हीट और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। तो ये आप देख लोगे ना, 0 केल्विन पे आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट इज, देखो KSP को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं और Q को आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, ये दोनों को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है। ये K अल्फाबेट में पहले आता है, ABCDEFGHJ और Q बाद में आता है। अगर ये बढ़ जाएंगे, देखो A to B इस तरह की प्रोसेस होती है। ये सॉल्यूशंस होता है, नहीं ये सॉलिड होता है और ये सॉल्यूशंस होते हैं। देखो, ये बढ़ जाएगा तो रिएक्शन इस तरह चलेगी और ये बढ़ जाएगा तो रिएक्शन इस तरह चलेगी। हमें क्या देखना है, प्रेसिपिटेशन अकर, तो हमारे रिएक्शंस को इस तरफ चलानी है, प्रेसिपिटेशन बढ़ाने हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, Q बड़ा होना चाहिए, Q मोर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Q, ये हमारा Q आयनिक प्रोडक्ट है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अब ये बढ़ा दोगे ना तो ये हो जाएगा, ठीक है। Faraday law of electrolysis is related to atomic number of cations, speed of cation, speed of anion, equivalent weight of the electrolyte। देखो, फर्स्ट लॉ ये बताता है कि amount of substance deposited or dissolved at electrode is directly proportional to the charge passing through the electrolytes। ये एक ही बात है। देखो, यहाँ पे मैं कॉपर सल्फेट ले लेता हूं ना,
तो इसमें कितने कॉपर डिपॉजिट होते हैं वो उसके डिपेंड करता है कि आपने कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया है। और यहाँ पे आप सोल्यूशन देख लीजिए कि यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे Al+3p है। तो यहाँ पे आप 3 इलेक्ट्रॉन डालोगे ना तो यहाँ पे 3 Cu आएगी और ये 3 Al आएगी, नहीं एक ही Al आएगा। तो आप डालते हो सेम इलेक्ट्रॉन, तो मास उसका कितना आएगा 3 कॉपर, इसका कितना आएगा 1 एल्यूमिनियम, एक मोल। तो वो क्या हुआ इक्विवेलेंट वेट हुआ। इस वेट के इक्विवेलेंट आते हैं। फिर देखते हैं कि मोस्ट वीकली बेसिक ड्रग आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। जो वीक बेस हो गए ना, वीक बेस वो ज्यादातर आप देख लीजिए कि वो एसिड में थोड़े बहुत आयोनाइज कम हो गए। वीकली बेसिक ड्रग एसिड में आयोनाइज कम हो गए। और आप ऑर्गेनिक वाला मेरा वो देख लीजिए, मैंने ए वीडियो में एक pH = pKa प्लस log सॉल्ट अपन एसिड की एक बात की हुई। ये pKa ज्यादा होगा, pH कम होगी, तो उस वक्त आप थोड़ा बहुत उसको कैलकुलेशंस करके देखोगे ना तो स्टमक में ज्यादा आएगी। पर उसके लिए आपको ऑर्गेनिक वाला वीडियो में यहाँ पे आपको दिखना ही होगा, तो ही आपको पता चलेगा। pH of the 0.01 molar NaOH solution is, so pH is equal to minus log H plus NaOH का कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है 10⁻⁻² हम ले लेते हैं, सो माइनस लॉग 10⁻⁻², तो हमें क्या मिलेगा 2। तो pH हमारे 2 हो गई, तो POH कितनी हो जाएगी 12। वेरी सिंपल। बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज ब्लैंक इन नेचर। देखो बोरोन है ना वो ट्राइफ्लोराइड BF3 हो गया। तो BF3 में आप देखोगे ना तो ये BF, F और F है। अब इसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो ही वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। अब बात यह आती है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसमें कम है। कितने इलेक्ट्रॉन कम है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड्स, कंपाउंड विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉन एज एसिडिक। तो ये हो जाएगा हमारा एसिडिक। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत बात थी आपके साथ डिस्कस करने की। अगर आपको ऐसा लगा है कि आपने कुछ नॉलेज गेन किया है, आप लोग इसमें कमेंट जरूर लिखें। ऑर्गेनिक का भी आपको अच्छा लगा ही होगा, ये भी अच्छा लगेगा, तो मुझको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।